नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। चिपको आंदोलन के 50 वर्ष पूरे हुए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षीय विकास बैंकों MDBs में सुधार करने संबंधी भारत के प्रयासों की सराहना की। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अपने शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदार के रूप में मान्यता दी। IMF की रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक संकट या तनाव के बढ़ने पर प्राइवेट क्रेडिट यानी निजी ऋण को तरलता जोखिम का सामना करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग MCB प्रोग्राम के तहत जियो इंजीनियरिंग पद्धति की दक्षता का आकलन कर रही है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने वैधानिक पूर्ण आयोग यानी स्टैट्यूटरी फुल कमीशन की बैठक आयोजित की। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। चिपको आंदोलन के 50 वर्ष पूरे हुए। चिपको आंदोलन हिमालयी क्षेत्र में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक अहिंसक आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी आदि के नेतृत्व में उत्तराखंड तथा अविभाजित उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में हुई थी। आपको बता दें कि इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन इसलिए पड़ा था क्योंकि आंदोलनकारी वृक्षों को काटे जाने से रोकने के लिए चिपक कर उन्हें अपने गले लगा लेते थे। मूलतः चिपको आंदोलन की शुरुआत 18वीं शताब्दी में राजस्थान के बिश्नोई समुदाय ने पवित्र वृक्षों की रक्षा के लिए की थी। चिपको आंदोलन इको फेमिनिज्म दर्शन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह आंदोलन वन संरक्षण के प्रयासों में महिलाओं की सामूहिक लामबंदी के लिए प्रसिद्ध है। इको फेमिनिज्म यह दार्शनिक और राजनीतिक आंदोलन का एक रूप है जिसमें पारिस्थितिक मुद्दों और उनके समाधान में महिलाओं की भूमिका के महत्व को उजागर किया जाता है। गौरतलब है कि इको फेमिनिज्म की विचारधारा के अनुसार हमारी संस्कृति पर एक पूंजीवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रभुत्व है। इस विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि पूंजीवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में सामाजिक मूल्य और नैतिकता का निर्धारण एक ऐसे वर्ग द्वारा किया जाता है जो लाभ से प्रेरित होने के साथ साथ लिंग भेदी और पुरुष केंद्रित भी है। आइए अब इको फेमिनिज्म के उद्भव के पीछे कारणों के बारे में समझ लेते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के दोहन और उसे नुकसान पहुंचाने तथा पितृसत्तात्मक समाजों में महिलाओं के दमन के बीच परस्पर संबंध से इको फेमिनिज्म का उदय हुआ। इसके अलावा इको फेमिनिज्म के उद्भव का एक अन्य कारक महिलाओं द्वारा संजो के रखी गई संधारणीय प्रथाओं से संबंधित पारंपरिक ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना भी है। महिलाओं के जीवन के अनुभवों ने भी इको फेमिनिज्म के उदय में मुख्य कारक की भूमिका निभाई है। महिलाओं का प्राचीन काल से ही प्रकृति और अपने आसपास के पर्यावरण के साथ घनिष्ठ जुड़ाव रहा है। महिलाएं अपनी कई घरेलू आवश्यकताओं जैसे खाना पकने के लिए लकड़ी, पानी आदि की पूर्ति हेतु मुख्य भूमिका निभाती रही है। मौजूदा दौर में इको फेमिनिज्म की प्रासंगिकता के बारे में बात करें तो यह दर्शन पूंजीवादी शोषण की आलोचना करता है। इसके अलावा यह पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान के महत्व पर बल देता है और यह पर्यावरणीय न्याय की मान्यता का समर्थन करता है। चलिए अब इको फेमिनिज्म से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में पर्यावरण कार्यकर्ता मेधा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा पर बड़े बांध बनाने के खिलाफ शुरू किया गया था। अप्पिको आंदोलन 1980 के दशक में शुरू किया गया था। यह चिपको आंदोलन से प्रेरित था। इसके तहत कर्नाटक के पश्चिमी घाट में महिलाओं ने वनों की कटाई को रोकने के लिए वृक्षों को गले लगा लिया था। साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य केरल में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मुख्यतः साइलेंट वैली को एक जल विद्युत परियोजना के चलते बाढ़ग्रस्त होने से बचाना था। भोपाल गैस त्रासदी के बाद मानवीय और पर्यावरणीय अन्याय के खिलाफ महिलाओं का संघर्ष इत्यादि। आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारी आज की अगली मुख्य खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने बहुपक्षीय विकास बैंकों यानी MDBs में सुधार करने संबंधी भारत के प्रयासों की सराहना की। UN महासचिव ने यह भी कहा है कि MDBs में सुधार समिट ऑफ द फ्यूचर का एक प्रमुख थीम रहेगा। गौरतलब है कि समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 का आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाएगा।
चलिए अब बहुपक्षीय विकास बैंक के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। इन बैंकों का स्वामित्व सदस्य देशों के पास होता है और ये वैश्विक स्तर पर काम करते हैं। इनका लक्ष्य सदस्य देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, गरीबी कम करना और संधारणीय विकास का समर्थन करना होता है। इसके साथ ही प्रमुख बहुपक्षीय विकास बैंकों में विश्व बैंक समूह, एशियाई विकास बैंक आदि शामिल हैं। आइए अब जानते हैं आखिर बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार की आवश्यकता क्यों है। पहला कारण है 21वीं सदी की बदलती जरूरतों के अनुरूप ढलना। इसमें अब जलवायु परिवर्तन, आय असमानता जैसे मुद्दों को महत्व देना जरूरी हो गया है। अगला है सबका प्रतिनिधित्व और पक्ष रखना। विकासशील देश एमडीबीज में अपने वोटिंग अधिकार को बढ़ाने और संबंधित निर्णय लेने में अधिक तर्कसंगत भागीदारी की मांग कर रहे हैं। और आखिर में निजी क्षेत्र से संसाधन जुटाना। परंपरागत रूप से एमडीबी सार्वजनिक वित्त पोषण पर अधिक निर्भर रहे हैं, इसलिए विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए एमडीबीज को सरकारी संसाधनों के साथ साथ निजी पूंजी का भी लाभ उठाना चाहिए। सुधारों की राह में मौजूद चुनौतियों के बारे में बात करें तो इनमें अलग अलग सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनने में कठिनाइयां, सुधारों को लागू करने के लिए सीमित वित्तीय और तकनीकी संसाधन और सुधारों को अपनाने से जुड़ी धीमी मंजूरी प्रक्रिया आदि शामिल हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान एमडीबीज में सुधार हेतु इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप यानी IEG द्वारा दिए गए सुझावों के बारे में जान लेते हैं। 2030 तक एमडीबीज द्वारा वार्षिक आधार पर ऋण देने की क्षमता को 3 गुना बढ़ाकर $390 बिलियन करना। एमडीबीज के लिए 3 मुख्य कार्य निर्धारित करना। इनमें चरम गरीबी को समाप्त करना, साझा समृद्धि को बढ़ावा देना और ग्लोबल पब्लिक गुड्स को बढ़ाने में योगदान करना शामिल है। इसके साथ ही संसाधन जुटाने से जुड़े तौर तरीकों का विस्तार करना और उन्हें अपडेट करना। इसके अलावा एमडीबीज के संचालन में निजी क्षेत्र की भूमिका को शामिल करना आदि। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अपने शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदार के रूप में मान्यता दी। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपनी नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी यानी NDS 2024 में भारत को इंडो पैसिफिक रीजन यानी IPR में शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदार के रूप में रखा है। गौरतलब है कि नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि ऑस्ट्रेलिया व्यावहारिक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग, रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग और सूचना साझा करने के लिए भारत के साथ अवसरों की तलाश जारी रखेगा। आइए अब खबर की शुरुआत में इंडो पैसिफिक रीजन यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा साझेदारी के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए जापान और USA के साथ मिलकर दोनों देश क्वाड में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। द्विपक्षीय सहयोग की बात करें तो दोनों देशों ने 2020 में अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाते हुए इसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यानी CSP के स्तर तक पहुंचा दिया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए साझा दृष्टिकोण पर संयुक्त घोषणा पत्र 2020 की बात करें तो इसके तहत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। रक्षा सहयोग की बात करें तो म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अरेंजमेंट और डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटिंग अरेंजमेंट के जरिए दोनों देशों ने रक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग को और मजबूत किया है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रा हिंद दोनों देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिर साझेदारी क्यों मायने रखती है, चलिए अब ये भी जान लेते हैं। यह इस क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने के लिए, परिवहन की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए, उभरती प्रौद्योगिकियों और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए और अंत में चीन की आक्रामक नीति को देखते हुए क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बनाए रखने आदि के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के अन्य पहलुओं के बारे में समझ लेते हैं। आर्थिक संबंध को मजबूत करते हुए दोनों देशों ने 2022 में आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए।
स्वच्छ ऊर्जा हेतु सहयोग बढ़ाने के लिए नवीन और नवीकरणीय प्रौद्योगिकी पर 2022 में लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के तहत एयू क्रिटिकल मिनरल्स ऑफिस और खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड KABIL के बीच 2022 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परमाणु सहयोग के तहत 2014 में असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए अब बात करते हैं हमारे आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। IMF की रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक संकट या तनाव के बढ़ने पर प्राइवेट क्रेडिट यानी निजी ऋण को तरलता जोखिम का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में ऋण बाजार में प्राइवेट क्रेडिट की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है। साथ ही रिपोर्ट में प्राइवेट क्रेडिट के चलते उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों की ओर भी इशारा किया गया है। प्राइवेट क्रेडिट या निजी ऋण की बात करें तो यह कॉर्पोरेट ऋण का ही एक रूप है। सामान्यतः ऐसे ऋण निजी संस्थानों द्वारा प्राइवेट कंपनियों को दिए जाते हैं। इसमें बैंक भाग नहीं लेते हैं। निजी ऋण आमतौर पर द्विपक्षीय समझौतों या छोटे क्लब डील्स के जरिए प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार ऐसे ऋण सार्वजनिक प्रतिभूतियों को गिरवी रखे बिना अथवा वाणिज्यिक बैंकों के दायरे के बाहर प्रदान किए जाते हैं। गौरतलब है कि इसमें बैंक ऋण सार्वजनिक रूप से कारोबार के तहत आने वाली संपत्तियों जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड आदि के जरिए प्रदान की गई फंडिंग शामिल नहीं होती है। आइए सबसे पहले प्राइवेट क्रेडिट के महत्व को समझ लेते हैं। ऋण तक पहुंच, यह उन कंपनियों को ऋण प्राप्त करने में मदद करता है जिन्हें वाणिज्यिक बैंक बहुत अधिक जोखिम वाली कंपनियां मानते हुए सरलता से ऋण नहीं देते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक बाजार में बहुत छोटी समझी जाने वाली कंपनियों को भी सरलता से ऋण नहीं मिलता है। इसके साथ ही ऋण के लिए अनुकूल शर्तें, प्राइवेट क्रेडिट के तहत शर्तों में ढील देने का विकल्प होता है, जिससे संकट के समय कंपनियों के लिए आसानी हो जाती है। चलिए अब निजी ऋण से वित्तीय स्थिरता के समक्ष उपस्थित जोखिमों के बारे में जान लेते हैं। इनमें से पहला है विनियमन संबंधी जोखिम। निजी ऋण बाजार तुलनात्मक रूप से कम विनियमित होते हैं और उनमें पारदर्शिता का भी अभाव होता है। अगला है आपसी जुड़ाव। दरअसल निजी ऋण बाजार का नेटवर्क भी बहुत जटिल होता है। इसमें ऋण लेने वाले, ऋण देने वाले और फंड इन्वेस्टर्स सभी शामिल होते हैं। इसलिए इसमें किसी भी गड़बड़ी का व्यापक प्रभाव अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र को पर भी पड़ सकता है और अंत में ऋण लौटाने में चूक से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए निजी ऋण बाजार में ज्यादातर छोटे और मध्यम श्रेणी के ऋणी को अधिक ब्याज पर ऋण दिया जाता है। इसके चलते स्टैगफ्लेशन की स्थिति में जोखिम और बढ़ जाता है। नीतिगत सिफारिशों की बात करें तो निजी ऋण बाजार संस्थागत निवेशकों और लिवरेज प्रोवाइडर्स पर नजर रखने के लिए एक मजबूत निगरानी और विनियामकीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसके अलावा निजी ऋण बाजार द्वारा किसी को ऋण देने के दौरान अपनाए जाने वाले मानकों और संबंधित प्रक्रियाओं की सरकार द्वारा बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए। इस विषय से जुड़े मुद्दों पर संबंधित क्षेत्र को और अंतर्राष्ट्रीय विनियामक दोनों स्तरों पर आपसी सहयोग को मजबूत करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग यानी MCB प्रोग्राम के तहत जियो इंजीनियरिंग पद्धति की दक्षता का आकलन कर रही है। आपको बता दें कि MCB प्रोग्राम के तहत समुद्र के ऊपर बनने वाले आम बादलों को लेकर कुछ प्रयोग किए जा रहे हैं। इसके तहत बादलों के निर्माण के लिए आवश्यक नाभिक यानी न्यूक्लियाई की मात्रा का अधिक छिड़काव किया जाएगा। समुद्र के ऊपर बादलों का निर्माण आमतौर पर हवा में मौजूद समुद्री लवण के क्रिस्टल्स पर भाप के जमा होने से होता है। ये क्रिस्टल बादल निर्माण के लिए नाभिक के रूप में काम करते हैं। गौरतलब है कि बादलों में नाभिकों की मात्रा बढ़ने से बादलों में बूंदों की संख्या भी बढ़ जाएगी। जल की अधिक बूंदों वाले बादल सूर्य के प्रकाश को अधिक परावर्तित करते हैं। जियो इंजीनियरिंग के तहत जलवायु परिवर्तन तथा इसके कुछ प्रभावों को आंशिक रूप से कम करने हेतु पृथ्वी की प्राकृतिक प्रणाली में कुछ व्यापक बदलाव किए जाते हैं। चलिए अब जियो इंजीनियरिंग के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। इनमें से पहला है सौर विकिरण प्रबंधन। इससे सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित किया जा सकता है। इसमें विशाल दर्पणों का उपयोग करना,
बादलों की संरचना में आवश्यक बदलाव करना आदि शामिल है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा को नियंत्रित करना। इसमें जैविक और यांत्रिक दोनों तरीकों की मदद से वायुमंडल से CO2 को हटाया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्र में आयरन पेलेट्स का छिड़काव करके पादप प्लवकों की आबादी में वृद्धि करना। और अंत में है भू विकिरण प्रबंधन। यह ऊष्मा को पृथ्वी से वापस अंतरिक्ष में भेजने में मददगार होता है। उदाहरण के लिए पक्षाप बादलों को पतला या विरल करना। जियो इंजीनियरिंग से जुड़ी कुछ चिंताओं की बात करें तो समताप मंडल में एरोसोल कण ओजोन परत को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा निचले वायुमंडल में मौसम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम न करने का एक विकल्प बन सकता है। इससे नैतिक दुविधा की स्थिति पैदा हो जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने वैधानिक पूर्ण आयोग यानी स्टैट्यूटरी फुल कमीशन की बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य कमजोर और हाशिए पर मौजूद समूहों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे पर चर्चा करना था। आइए खबर की शुरुआत में NHRC के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। बाद में इसे मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा संशोधित किया गया। आपको बता दें कि इसकी स्थापना पेरिस सिद्धांत के अनुरूप है। यह सिद्धांत राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। इसकी संरचना की बात करें तो NHRC में एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 डीम्ड सदस्य होते हैं। डीम्ड सदस्यों में अन्य प्रमुख राष्ट्रीय आयोगों जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आदि के अध्यक्ष शामिल होते हैं। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में प्रावधान किया गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके व्यक्ति के अलावा सुप्रीम कोर्ट के कार्यरत न्यायाधीश को भी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कार्यकाल की बात करें तो इसके अध्यक्ष और सदस्य दोनों 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। चलिए अब NHRC की शक्तियों और कार्यों के बारे में समझ लेते हैं। इसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। किसी मानवाधिकार के उल्लंघन या ऐसे उल्लंघन की रोकथाम में लोक सेवक द्वारा बरती गई लापरवाही की जांच करना। यह जांच या तो स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो से या याचिका के आधार पर की जा सकती है। इसके अलावा मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित किसी आरोप से जुड़ी कार्यवाही में संबंधित न्यायालय की स्वीकृति से उसमें हस्तक्षेप करना। अब खबर के अंत में NHRC की प्रमुख पहले और इसके समक्ष विद्यमान चुनौतियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख पहलों की बात करें तो इसमें पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही हाथ से मैला ढोने की प्रथा का समापन किया गया है। प्रमुख चुनौतियों की बात करें तो ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस यानी GANHRI ने NHRC को A श्रेणी का दर्जा या मान्यता देने से मना कर दिया है। यह मुख्य रूप से आयोग की नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप, मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच में पुलिस को शामिल करने आदि के कारण किया गया है। इस दर्जे या मान्यता के बिना NHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है सूडान। इस देश की राजधानी है खार्तूम। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विदेशी समर्थकों द्वारा दिए गए हथियार सूडान के युद्ध को भड़का रहे हैं। चलिए अब इस देश की राजनीतिक सीमाओं पर एक नजर डालते हैं। यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में अवस्थित देश है। इसकी सीमाएं मिस्र, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, दक्षिण सूडान, इथियोपिया और इरिट्रिया से लगती है। सूडान लाल सागर में सऊदी अरब के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। इस देश की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इस देश की सबसे ऊंची चोटी जेबेल मार्रा पर्वत का डेरिबा काल्डेरा है। इसकी प्रमुख नदी नील नदी है। इसकी सहायक नदियां व्हाइट नील और ब्लू नील सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है।
बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। पूर्वी नौसेना कमान के ऑपरेशनल कंट्रोल के तहत भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आधारशिला शीर्षक से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ECCE के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 जारी किया है। हाल ही के एक शोध के अनुसार अंटार्कटिका की रॉस आइस शेल्फ दिन में 1 या 2 बार अचानक आगे बढ़ती है। रॉस आइस शेल्फ आकार में फ्रांस जितना बड़ा एक विशाल हिमखंड है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि जीवित या मृत दाताओं से अंग प्रत्यारोपण के सभी मामलों को एक विशिष्ट नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ID दिया जाए। NOTTO ID अंगदाताओं और प्राप्तकर्ताओं दोनों के लिए एक पहचान संख्या होगी। इस निर्देश का मुख्य लक्ष्य ऑर्गन ट्रेड को खत्म करना है। इसके तहत खासकर विदेशी नागरिकों से जुड़े ऑर्गन ट्रेड को केंद्र में रखा जाएगा। हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि एमपॉक्स वायरस जीनोमिक अकॉर्डियन की मदद से अपने में आवश्यक बदलाव करके इंसानों को संक्रमित कर रहा है। सिंगापुर फूड एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने का आदेश दिया है। हाल ही में ओडिशा की महानदी में एक यात्री नाव पलट गई। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के एक कुंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग पिंक हाइड्रोजन बनाने के लिए किया जा सकता है। यह नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पन्न होता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।